दोस्तों ये किस्सा है साल 1914 का, जब 8 साल का एक जापानी बच्चा एक गांव में खेल रहा था। उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी जो फोर्ड की मॉडल टी गाड़ी थी और बच्चा हैरान रह गया। और उसी दिन से उस बच्चे को, जो 8 साल का था, गाड़ियों और मैकेनिकल पुर्जों से प्यार हो गया। उस बच्चे का नाम था सोचाइरो होंडा और कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में इसका नाम दुनिया भर में छोटी बड़ी गाड़ियों पर नजर आएगा। ये कहानी है होंडा की। सोचाइरो होंडा पैदा हुआ था 1906 में जापान में माउंट फिजी के पास एक छोटे से गांव में। उसका बाप एक लोहार था और पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर भी करता था, यानी एक तरह से मैकेनिक था। बदकिस्मती से होंडा के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे और उसके माँ बाप को उससे बड़ी उम्मीदें थी। अब सोचाइरो होंडा को पढ़ाई से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, अपने बाप के साथ साइकिल वर्कशॉप में वो बड़ा अच्छा वक्त गुजारता था। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने नौकरी की तलाश शुरू की और फिर उसने अखबार में एक ऐड देखा जहां एक ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर पर टेक्नीशियन की जरूरत थी। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए दरखास्त दे दी और बड़ी खुशकिस्मती थी उसकी कि उसे जवाब आ गया। यही वो वक्त था जब होंडा ने अपना घर बार स्कूल छोड़ा और कमाने की आस में टोक्यो जा पहुंचा। लेकिन टोक्यो पहुंचकर उस बेचारे का ख्वाब टूट गया, क्योंकि उस सर्विस स्टेशन के मालिक ने उससे सफाई सुथराई का काम करवाना शुरू कर दिया और उसे बेबी सिटिंग भी करवाने लगा। होंडा बेचारा मजबूरी में ये सब कुछ करता रहा, क्योंकि वो घर बार तो छोड़ ही चुका था और अब उसे इसी तरह से जिंदगी बनानी थी। वापस गांव जाते हुए तो उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि वो गांव में जाके अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाता। यही वजह थी कि वो बेचारा कई महीनों तक वही छोटे मोटे काम उस वर्कशॉप में करता रहा। जब कुछ और महीने गुजरे तो मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के छोटे मोटे काम करवाने शुरू कर दिए। होंडा को तो चूंकि शुरू से ही इसमें दिलचस्पी थी, वो बड़ी आसानी से इंजन के पार्ट्स को समझने लगा और चंद महीनों में वो गाड़ियों के इंजन और पार्ट्स को अच्छी तरह समझ गया। इस दौरान उसके मालिक ने एक स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डेल्मर और फिर कर्टिस बनाई गई। ये दोनों गाड़ियां उसने पुराने इंजन इस्तेमाल करके बनाई थी और ये इंजन उन गाड़ियों से उतारे गए थे जिन्होंने 1924 में रेस में पहली पोजीशन हासिल की थी। होंडा एक अच्छा मैकेनिक तो था ही था, लेकिन वो इस रेस में ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पे बैठा और उसके बाद मोटर स्पोर्ट्स में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले कई साल तक वो आर्ट शोकाई की वर्कशॉप में काम करता रहा और तजर्बा हासिल करता रहा। 1928 में जब उसकी उम्र 22 साल थी तो उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया, जो हमामात्सु शहर में खोली गई थी। अब उस ब्रांच को चलाने के लिए उसने होंडा को वहां भेज दिया। होंडा ने इस नई ब्रांच को एक वर्कर के साथ मिलकर शुरू किया और 2 ही साल में उस ब्रांच में 30 वर्कर आ गए। अब इस वक्त तक वो एक प्रीमियम मैकेनिक और एक इंतहाई तेज रफ्तार रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। फिर उसने एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन करना शुरू की जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक जानी थी। इसकी बनाई हुई गाड़ी ने जापान के उस वक्त के सारे रिकॉर्ड तोड़े और 20 साल तक रिकॉर्ड कायम रखे। फिर उसके मालिक की नज़रों में उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई। होंडा अपना वर्कशॉप खुद खोलना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1936 में एक रेस के दौरान उसका एक होलनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका बायां बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हुआ और उसके चेहरे पर कई जख्म आए। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। ना अब वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेस कर सकता था। कई महीनों तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा और जब वो ठीक हुआ तो उसने अपने पुराने मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकेगा, बल्कि ऐसा करेगा कि वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करेगा। यहाँ मसला ये हुआ कि उस वर्कशॉप के बाकी जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने ये आइडिया फौरी तौर पे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका काम ठीक चल रहा था और वो कोई नया रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। होंडा ने इस पर यह डिसाइड किया कि अब वो अकेले ही एक नई कंपनी खोलेगा। फिर अगले साल ही उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर 30 साल की उम्र में एक हैवी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी
और अपने दोस्त काटो के साथ मिलकर इस कारोबार का आगाज कर लिया। अपने दोस्त को उसने प्रेसिडेंट बना दिया। अब मसला ये हुआ, कंपनी शुरू हो गई लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो दिन रात काम करता था, खुद पुर्जे और इंजन के पिस्टन वगैरह बनाता था। अगले कई महीनों तक वो बेचारा इतनी शदीद मेहनत करता रहा लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। उल्टा होता ये था कि वो लगातार शिफ्टें लगा रहा था, इसलिए कमज़ोर होता जा रहा था। बार बार नाकामियां होती थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धातों के काम यानी मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और 3 साल लगातार मेहनत के बाद वो खुद एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम वो पिस्टन बनाने में लग गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके पिस्टन में अभी तक कई कमजोरियां थीं। वो कई फैक्ट्रियों में गया, वहां उसने अपने पिस्टन को बेचने की कोशिश की, कारों की कंपनियों के पास गया, लेकिन हर जगह उसे इनकार ही मिलता रहा। फिर उसने दोबारा से नए पिस्टन बनाने शुरू किए, लेकिन अब की बार जो पिस्टन उसने बनाए उसको तमाम कंपनियों ने कबूल कर दिया क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर हो चुकी थी। उससे बहुत से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। फिर 1941 में जापान कूद गया वर्ल्ड वॉर 2 में और एक हवाई हमले के दौरान एक मिसाइल आकर उसकी फैक्ट्री पर गिरा। जंग तो खत्म हो गई लेकिन होंडा का सब कुछ तबाह हो चुका था। फिर होंडा के हाथ फौज का छोड़ा हुआ एक छोटा सा और पुराना सा इंजन मिला। ये वो इंजन था जिससे वो वायरलेस चलाया करते थे। वो था अपनी आदत से मजबूर और उसको एक आइडिया आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में फिट कर दिया जाए और लोगों की ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया जाए। तो ये पहली मर्तबा हुआ तारीख में कि होंडा का नाम किसी चलती हुई मशीन पर लगा। होंडा ने फिर अगले 3 सालों में एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। सुपर कब नाम था उसका और शुरू से ही इस मोटरसाइकिल ने मार्केट में धूम मचा दी। फिर होंडा ने चंद सालों बाद पहली स्पोर्ट्स बाइक भी निकाली और उसने 1962 में आलमी मुकाबला जीत लिया। इस रेस के बाद होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और फिर 1960s में होंडा सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक 1 करोड़ मोटरसाइकिलें होंडा बेच चुका था। अपनी जिंदगी के 62 इयर्स गुजारने के बाद सोचायरो होंडा को कामयाबी तो मिली थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से देख रहा था वो अभी तक अधूरा था। अब होंडा अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कार बनाना चाहता था। कई लोगों ने उसे मना किया कि ऐसा ना करे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। और फिर उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां बेहतरीन बिजनेस में थीं और बेहतरीन गाड़ियां बना रही थीं। मार्केट में एक नई गाड़ी के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने T360 के नाम से एक पिकअप ट्रक बनाया जो कि नाकाम रही। फिर S500 के नाम से एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की जिसके सिर्फ 1500 यूनिट सेल हुए। फिर कई साल तक मजीद रिजेक्शन और नाउमीदी के बाद आखिर उसने होंडा सिविक लॉन्च कर दी और ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक दुनिया में टॉप पे हैं। 1980s तक होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कारें बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और उसके बाद आज होंडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। आज होंडा ना सिर्फ गाड़ियां बना रहा है बल्कि जहाज़ों के इंजन तक बनाए जा रहे हैं। होंडा ने सिविक लॉन्च करने के बाद 1973 में रिटायरमेंट ले ली और फिर 5 अगस्त 1991 को उसकी ज़िंदगी का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।